ताकतवर लोगों के पीने के लिए कमजोरों का खून बहाया जाता है, और जहां बेरहम कुदरत हर किसी पर अपने सख्त कानून लगाती है। इस खतरनाक माहौल के बीच यान घने जंगल में अपने शिकार की तलाश में छिपा हुआ था, जबकि उसके साथी ने उसे शांत रहने और उससे सीखे गए सबक को याद रखने की जरूरत के बारे में फुसफुसाया, जो पास में चल रहे एक बेखबर जानवर की ओर इशारा कर रहा था। जब फैसला करने का पल आया और तीर छोड़ने का हुक्म दिया गया, तो तीर बहुत दूर चला गया और ऐसी आवाज हुई जिससे जानवर चौंक गया। वो भाग गया, जिससे सिखाने वाले को बहुत गुस्सा आया, जिसने गुस्से और निराशा में उसका नाम चिल्लाया। उस आदमी ने अपने स्टूडेंट को शिकार पकड़ने में नाकाम रहने और उसके बजाय धनुष तोड़ने के लिए बुरी तरह डांटा, जबकि यान ने घबराई हुई हंसी के साथ हालात को बचाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि धनुष बहुत आसानी से टूट गया, शायद अपनी उम्र की वजह से। हालांकि ये बहाना ट्रेनर ने नहीं माना, जो गुस्से और अफसोस से भर गया, और उसने जोर देकर कहा कि उसने ये धनुष खरीदा है जिसका नाम उसने एंजेला रखा है, और उसे सिर्फ एक हफ्ता पहले ही लिया था। ट्रेनर ने निराशा में हार मान ली, ये देखते हुए कि वो पहले पल से जानता था कि शिकार सीखने की इस लड़के की इच्छा का कोई असली मकसद नहीं था। वो उस मकसद के बारे में सोच रहा था जिसकी वजह से कोई अमीर ज्यादा शिकार करने पर जोर दे रहा था, और सुझाव दिया कि उसने अपनी सामाजिक हैसियत के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन के तौर पर तलवारबाजी सीखी होती। योन ने हकीकत बताते हुए जवाब दिया कि तलवारबाजी में स्किल तब तक पैसा नहीं देती जब तक कि तलवार चलाने वाले को काम पर न रखा जाए। फिर अचानक अपनी बात बीच में रोककर उसने आगे बढ़ने का सुझाव दिया, पैसे की तलाश में एक और जगह, जिसे वो इस दुनिया में जिंदा रहने का एकमात्र जरिया मानता है, जिसे उसने करप्ट बताया। सच तो ये है कि ये नौजवान योनाइट्स है, जिसका असली नाम किम योन था, और एक अचानक हादसे में मौत के बाद उसने इस दुनिया में दोबारा जन्म लिया। एक अमीर खानदान का होने के बावजूद उसकी हालत कांटों भरी थी। वो अपने परिवार में सबसे निचले पायदान पर है, और उसे कोई नाम या पैसा विरासत में मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने भाई बहनों के बीच चल रही लड़ाई के दौरान बिना बेइज्जत हुए और बिना निकाले गए जिंदा रहना है, पावर के लिए। लेकिन उस समय उनके लिए बड़ी मुसीबत छिपी हुई थी, क्योंकि उनके साथी ने उन्हें चिंता से भरे चेहरे के साथ अचानक रोका। अंधेरे में लाशों को खा रहे जंगली भेड़ियों के एक झुंड की ओर घबराहट में इशारा किया। अचानक यान ने भेड़ियों पर तीर चलाया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तीर उनमें से किसी को भी नहीं लगा, बल्कि उन भेड़ियों को उनकी जगह का पता चल गया। हकीकत की बेरहमी को दिखाने वाले एक सीन में उन्हें एहसास हुआ कि जिस दुनिया में उन्होंने दोबारा जन्म लिया है वो असलियत से भरी है। ये वो गुजरा जमाना था, अपनी पूरी डिटेल और भयानक बेरहमी के साथ, जहां मरने वालों को उनके खत्म होने के बाद भी कोई आराम नहीं मिलता। जब वो सोच रहा था कि क्या ये लाशें उनके गांव के लोगों की हैं, तो उसके साथी ने उसे कुछ बताया जो उसके अंदर एक पक्के यकीन को और मजबूत करता है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया में कमजोर लोग मजबूत लोगों के शिकार के अलावा कुछ नहीं है। योन ने सख्ती से अपनी कमर कस ली, इस जमाने में शिकार न बनने का फैसला किया और पैसे की अपनी सख्त जरूरत के बारे में पक्का इरादा कर लिया। जब वो यहाँ नया आया था, वो कहानियों के हीरो की तरह सुपर पावर या स्टेट्स विंडो हासिल करना चाहता था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया ऐसी कल्पनाओं से खाली है, तो उसने अपना लक्ष्य पूरी तरह से पैसा इकट्ठा करने की ओर बदल दिया। इस प्रांत को छोड़ने और जो कुछ भी उसे पसंद है वो करने के लिए पैसा ही उसकी चाबी है, चाहे वो एक व्यापारी बनना हो या एक आजाद किसान बनना। इसलिए उसने साफ जोश के साथ फैसला किया कि उसके हाथ लगने वाले हर सिक्के को इकट्ठा करना होगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। जब उसकी आंखें पैसे के जुनून से चमक उठीं, तो उसके साथी ने उसे एक पौधा दिखाने के लिए बुलाया जो उसने पाया था, ये समझाते हुए कि ये छोटी शैतानी घास थी, खून बहना रोकने और फुर्ती बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन और नायाब जड़ी बूटी। जब शिकारी जड़ी बूटियों के बारे में अपने बड़े ज्ञान का दावा कर रहा था, तो योन ने अपनी पैसों की भूख दिखाते हुए एक ही सवाल में उसे रोक दिया और कहा, यह महंगा होना चाहिए। योन ने खुशी से पौधे को उठाया और अपने तरकश में वैसे ही रख लिया जैसे वो पैसे रखता था। साथी को जमीन पर कुछ नजर आया, तो उसने उसे उठाकर पूछा कि क्या ये जड़ी बूटियों का बंडल उसी का है। उसने इसका मालिक होने से इनकार कर दिया, जिससे साथी को हैरानी हुई।
जिसने दावा किया कि उनके अलावा कोई भी जंगल में इतनी गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हैरानी से ये नतीजा निकाला कि यहाँ कोई और भी था। उनका कन्फ्यूजन जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक चीख से टूट गया, जिससे साथी सदमे की वजह से कांप गया। दोनों आवाज की तरफ दौड़े और वहां एक भयानक नजारा देखा, जहां एक बच्चा भूखे भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ एक पेड़ की डाली से चिपककर मदद के लिए चिल्ला रहा था। हर तरफ से डरी हुई लड़की की चीखें इस जानलेवा खतरे से बचाने की गुहार लगा रही थी। साथ ही जोसेफ ने लड़की को पहचान लिया, ये बताते हुए कि वो रॉबर्ट की बेटी डेल थी, और हैरान हुआ कि एक बच्चा इस खतरनाक जगह पर क्यों था। बड़ी संख्या में भेड़ियों का सामना करते हुए उस पर दहशत छा गई, इसलिए उसने अपने मालिक को सुझाव दिया कि वे फौरन पीछे हट जाएं और अकेले इतनी बड़ी तादाद का सामना न कर पाने की वजह से मदद मांगे। लेकिन योन ने चेतावनी नहीं सुनी और वो तेजी से खतरे की ओर दौड़ा, जिससे उसका साथी चौंक गया। जोसेफ ने उसे रोकने की कोशिश की और चेतावनी दी कि ये साधारण भेड़िए नहीं, बल्कि आदमखोर मॉन्स्टर है। लेकिन उसने उसे तसल्ली दी और उसे डेल को बचाने का हुक्म दिया, जबकि उसने झुंड का ध्यान भटकाने की जिम्मेदारी ली। साथ ही इस बर्ताव से हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक अमीरजादा एक आम लड़की को बचाने के लिए खुद को चारे के रूप में कुर्बान कर देगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वो तेजी से शिकार न सीख पाने के लिए खुद को दोषी ठहरा रहा था। ये पता चला कि ये जगह सोने की खान के अलावा और कुछ नहीं है। योन ने भेड़ियों को गिनना शुरू कर दिया, जिनकी संख्या 10 से ज्यादा थी, और डर के बजाय वो उनकी खाल को बेचकर होने वाले भारी मुनाफे का हिसाब लगा रहा था। उसने जोश के साथ टकराव की तैयारी की, अपने पैसे बनाने वालों को बुलाया, जिससे जोसेफ उसे हैरानी से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नौजवान अविश्वसनीय फुर्ती के साथ आगे बढ़ा, लेकिन उसने तलवार को अजीब तरीके से पकड़ रखा था। भेड़िए झुंड की तरह तेजी से उसकी ओर दौड़े। वो इस बात से हैरान था, भेड़िए की रफ्तार देखकर, और उसके हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। भेड़िए ने अपने शक्तिशाली जबड़ों का इस्तेमाल किया और पूरी आसानी से तलवार तोड़ दी, जिससे यान सदमे में आ गया। जब उसका ध्यान भटक रहा था, तभी एक और भेड़िया उसके पास आया और उसकी गर्दन पर जानलेवा वार किया, और जोसेफ अपने मालिक का नाम लेकर चिल्लाने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। इस बीच बाल्ट्राडान गांव में इस इलाके की सीमाओं के अंदर परिवार का इंस्पेक्शन करने वाला जुलूस उन दुखी गांव वालों के बीच घूम रहा था जो डर से झुके हुए थे। मैडम ने इसे गंभीर बताया। अपनी नाक ढकते समय बदबू से घिन महसूस होती है। उसके बाद उसके सबसे बड़े बेटे फिलिप इट्स ने, जो कि टेरिटरी के शासक गेसिनिटाइट्स की अगुवाई में अपने घोड़े पर चढ़ रहा था, जिसने इस बदहाल देहाती इलाके और इसकी आम बदबू को कोसा था। फिलिप ने माफी मांगते हुए अपने पिता से बात की, उन्हें बताया कि यान कहीं नहीं मिला। इंस्पेक्शन जुलूस से गैरहाजिर रहने की उसकी हिम्मत पर अपनी नामंजूरी जाहिर की, फिर बुरे इरादे से उस लड़के की तलाश के लिए सैनिकों को भेजने की पेशकश की। शासक ने अपने बड़े बेटे को कठोर आवाज में हुक्म दिया, उसके बारे में भूल जाओ और उस बेवकूफ की तलाश करना बंद करो। जबकि वो नशे में था, उसने साफ लापरवाही से कहा कि कहीं ना कहीं उसकी दुखी मां की तरह उसकी मौत का भी उसके लिए कोई मतलब नहीं है। जैसे ही जुलूस गांव में दाखिल होने वाला था, एंट्री गेट पर लगे घास के एक बड़े ढेर ने शासक को रोक दिया, तो उन्होंने नामंजूरी के साथ इसके होने का कारण पूछा। गांव वाले माफी मांगने के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने बताया कि उन्होंने यान की ट्रेनिंग के निशान को छिपाने के लिए घास डाल दी थी, जो साइट पर बदसूरत लग रही थी और उकसा रही थी। शासक का मजाक, जिसने उसके जैसे बदहाल कीड़े को ट्रेनिंग देने के विचार का मजाक उड़ाया, लेकिन वो मजाक अचानक गायब हो गया और उसकी जगह उस सदमे ने ले ली जिसने शासक की जुबान बंद कर दी, जब उसने देखा कि घास के ढेर के पीछे पेड़ों पर कुचले जाने के कारण गहरा गड्ढा हो गया है, जिससे वो हैरान रह गया कि वो क्या देख रहा है। इस बीच जंगल के अंदर सीन योन पर लौट आता है, जहां वो भेड़िए के काटने को उसकी गर्दन पर लगने से पहले अपने हाथ से रोकने में कामयाब रहा, और भेड़िया हैरान था कि ये जैसे ही वो उसकी चमड़ी को भेदने में सफल हुआ, वैसे ही उसे एहसास हुआ कि तलवार से लड़ना उसके स्टाइल के मुताबिक नहीं है। इसलिए उसने अपना हथियार फेंक दिया और भेड़ियों में से एक को एक तरफ कर दिया।
अपने तरीके से लड़ने का फैसला किया और भेड़ियों के झुंड का सामना किया, जिसे उसने पैसे बनाने वालों का नाम दिया। अपनी खुली मुट्ठी के साथ योन पूरी तरह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत में विश्वास करता था और पैसा ही शिकार होने से बचने का उसका एकमात्र तरीका था। इस दौलत को पाने के लिए उसे एक चीज की जरूरत थी, जबरदस्त ताकत जो उसे काबिल बनाती इंसानी हदों को पार करने में। जोसेफ उस समय हैरान रह जाता है जब वो उसे एक ही मुक्के से एक भेड़िए को खत्म करते हुए देखता है, उन पर भयंकर रूप से झपटते हुए और उन्हें एक एक करके खत्म करते हुए। उसने आखिरी भेड़िए को एक जोरदार झटके से कुचल दिया, जिससे वो एक बेजान लाश में बदल गया। एक ऐसे सीन में जिसने उसके साथी को इतनी शक्तिशाली ताकत पर अविश्वास से कांपने पर मजबूर कर दिया, जबकि वो इस इनाम की पैसों में कीमत के बारे में पूछते हुए बेपरवाह हो गया। ये ताकत कहीं से नहीं आई थी। योन को बचपन से ही एहसास हो गया था कि इस दुनिया में जिंदगी आसान नहीं है। पीड़ित होना उसके भाइयों की दादागिरी से, जो परिवार में उससे ऊपर थे और जो उसे पीटने में संकोच नहीं करते थे और उसे नाजायज बेटा कहते थे जिसकी कोई मां नहीं थी। लगातार धमकियों और पिटाई से उसे इस दुनिया की बेरहमी का एहसास हुआ और उसे यकीन हो गया कि भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, कोई भी उसकी परवाह नहीं करेगा और एकमात्र इंसान जिस पर वो भरोसा कर सकता है वो खुद है। उसे हैरानी हुई कि गुजरे जमाने की दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे क्या चाहिए, और खुशकिस्मती से उसे यहाँ के लोगों पर एक बढ़त हासिल थी। इस जमाने में उसका मॉडर्न ज्ञान एक स्टूडेंट के रूप में उसकी पिछली जिंदगी में मिला था, जहां उसका दिमाग इस दुनिया के निवासियों के लिए सोची न जा सकने वाली जानकारी से भरा हुआ था। उसने अपनी बॉडी बनाने के लिए स्पोर्ट्स साइंस और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करने का फैसला किया, और उसके आसपास के लोगों को उसके भोजन की खपत पर हैरानी होने के बावजूद उसने उन्हें संतुलित आहार बनाने के लिए आदर्श सुपर फूड के रूप में देखा, जो उन्हें वो ताकत देता है जो उन्हें चाहिए थी। उसने मॉडर्न स्पोर्ट्स पर आधारित एक सख्त ट्रेनिंग रूटीन बनाया, साइंस प्रैक्टिकल करीबी मुकाबले वाली मार्शल आर्ट्स के साथ मिलाकर, और इस तरह एक ही ट्रेनिंग रूटीन के साथ कई सालों तक बने रहने के बाद उसकी लगातार ट्रेनिंग के नतीजे जमा हुए। उसके शरीर में जबरदस्त ताकत दिखाई दी, जो हर ट्रेनिंग लेवल के साथ बढ़ती गई, क्योंकि वो थकावट के बजाय तरोताजा और एनर्जी से भरपूर महसूस करने लगा। समय के साथ ये सवाल बना रहा कि क्या ये ताकत कोई दैवीय वरदान थी या महज एक नई आजमाइश। युद्ध के मैदान में लौटकर यान अपना पसीना पोंछते हुए खड़ा था और कह रहा था कि ये आखिरी है भेड़िए। इस बीच साथी जोसेफ ने बच्ची डेल की जांच की और उसके सुरक्षित होने की पुष्टि की, इसलिए वो अंकल जोसेफ को पुकारते हुए उनकी गोद में बैठकर रोने लगी। साथी ने अपने मालिक को कड़ी फटकार लगाई और उसे लापरवाह बताया कि उसे अपने किए के खतरे का एहसास नहीं था, लेकिन उन्होंने जल्द ही एक आम लड़की को बचाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के एक जंगली जानवर के सामने खड़े होने पर अपनी गहरी भावना जाहिर की और गांव वालों की ओर से अपना गहरा धन्यवाद दिया। जब जोसेफ गंभीरता से बोल रहा था, योन उसी में था। वो अपने मुनाफे का हिसाब लगा रहा था और सोच रहा था कि कौन से भेड़िए सबसे ज्यादा कीमत पर बिकेंगे, जिससे उसके साथी ने हैरान होकर उससे पूछा कि वो क्या कह रहा है, जिस पर उसने संक्षेप में जवाब दिया कि ये कुछ भी नहीं था। वो डेल की ओर मुड़ा और उसकी हालत के बारे में पूछा, और उसने शुक्रगुजार होते हुए पुष्टि की कि वो ठीक है। उसके लिए धन्यवाद। अचानक लड़की डर से कांप उठी, क्योंकि उनके पीछे एक भयानक लाल रोशनी दिखाई दी, जिसके साथ बहुत ज्यादा दबाव भी था, जिससे हर कोई सोर्स की ओर मुड़ गया। चमकती लाल आंखों वाला एक विशाल भेड़िया दिखाई दिया। विशाल शरीर जोसेफ के दिल में दहशत पैदा कर रहा था, जो चिल्लाया कि ये एक असली मॉन्स्टर था, जिसका सामना करने के लिए पूरी सेना की जरूरत थी, और उनसे फौरन भागने की मांग की। लेकिन योन को तब एहसास हुआ कि इस दुनिया में असली मॉन्स्टर है, और ये सिर्फ गुजरे जमाने की दुनिया नहीं है। तो वो आत्मविश्वास से मुस्कुराया और जानवर से पूछा कि क्या वो झुंड का नेता है। फिर उसने मॉन्स्टर के साथियों को मारने के लिए मजाक में माफी मांगी, ये देखते हुए कि भेड़िए की खाल ऊंची कीमत पर बिकती है। जब वो बुर्रा रहा था तो उसे लगा कि मॉन्स्टर उसे शिकार के रूप में देख रहा है। झपटने की तैयारी में मॉन्स्टर तेजी से उसकी ओर झपटा, लेकिन इससे उसके लिए समीकरण में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि उसने कुशलता से मॉन्स्टर के काटने से खुद को बचाया, ये दावा करते हुए कि चाहे जो भी हो
उसकी खाल बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा कीमत पर बिकेगी। उसने मॉन्स्टर की आंख की और एक शक्तिशाली हमला किया, जिससे वो हमले के जोर से थोड़ा लड़खड़ा गया, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला और गुस्से से उसकी ओर देखा। हालांकि योन गुस्से में चिल्लाया, क्योंकि उसने गलती से खाल को खरोच दिया था, जिसका मतलब था बाजार में इसकी कीमत में कमी। मॉन्स्टर दर्द और अपमान से गुर्राया, फिर एक शक्तिशाली चीख निकाली। नौजवान ने अपने कानों को बंद करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। अचानक उसे अपने ऊपर एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई और उसकी विशेषताएं बदल गईं। जैसे जलती हुई लपटों के बीच तलवारों की हिंसक झड़प का सीन उसके सामने आ गया, और जब सपने में किसी का सिर काट दिया जाता है तो वो सदमे में चिल्लाता हुआ अचानक उठता है। वो जोर जोर से हाँफते हुए जमीन पर बैठ गया। जो कुछ हुआ उससे कंफ्यूज और हैरान था। हुआ उस भयानक मॉन्स्टर की किस्मत के बारे में सोच रहा था। चारों ओर देखने के कुछ पलों बाद यह महसूस हुआ कि मॉन्स्टर पूरी तरह से गायब हो गया है। उसने अपने साथी और बच्चे की जांच की, उन्हें गहरी नींद में पाया और राहत की सांस ली कि हर कोई सुरक्षित था। उसने अपने साथी और बच्चे को अपनी पीठ पर ले लिया और ज्यादा मॉन्स्टर्स के आने से पहले जल्दी लौटने का फैसला किया, और खुद से माना कि जो कुछ हुआ उसके बारे में वो पूरी तरह से अनजान था। जैसे ही वो वहां से निकला, वो अपना पछतावा छिपा नहीं सका। वो अपने पीछे छोड़ी गई भेड़ियों की लाशों को देख रहा था, चाहता था कि वो उन कीमती खालों को अपने साथ ले जा सके, लेकिन उसने हकीकत के सामने हार मान ली। इस स्थिति में अपनी लाचारी का एहसास करते हुए उसने खुद से कहा कि उसे अगली बार एक गाड़ी उधार लेनी होगी। गांव के पास पहुंचने पर उसने देखा कि बत्तियां अभी भी जल रही थीं। उसे हैरानी हुई कि क्या गांव वाले अभी भी लापता बच्चे की तलाश कर रहे थे। यहाँ उसकी कल्पना ने काम करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि हालांकि उसने बिना किसी पहले की योजना के बच्चे को बचा लिया, ये अतिरिक्त अंक हासिल करने का एक मौका हो सकता है। उसके पिता एक सपने जैसे सीन की कल्पना करते हुए, जहां उसके पिता भेड़ियों के झुंड की हार के लिए तारीफ करते हैं और उसे अपना वारिस नियुक्त करते हैं, लेकिन उसने फौरन अपना मजाक उड़ाया, उस नामुमकिन विचार को दूर कर दिया। कम से कम गार्ड के पद पर नियुक्त होने की उम्मीद के साथ समझौता कर लिया, जिससे ये पक्का हो जाएगा कि उसे भविष्य में भोजन के बारे में चिंता नहीं होगी। टॉर्च की तेज रोशनी और संदिग्ध हरकतों की आवाज से उसके विचारों की श्रृंखला अचानक टूट गई। उसने खुद को हथियारों से लैस शूरवीरों के एक समूह के सामने चौंका हुआ पाया, जिसका नेतृत्व किया जा रहा था। फिलिप, जो बहुत ज्यादा गुस्से में उस पर चिल्लाया, उसे उसके पूरे नाम से बुलाया और जरूरी इंस्पेक्शन के दिन उसके गायब होने और गैरहाजिर रहने की हिम्मत की निंदा की। ये खबर उस पर बिजली की तरह गिरी, क्योंकि उसे अचानक याद आया कि आज इंस्पेक्शन की तारीख थी। ये महसूस करते हुए कि वो वास्तव में संकट में है, खासकर जब उसके पिता ने उसे एक ढीठ बच्चा बताया, तो उसने साथी को नीचे बिठा दिया और घुटनों के बल बैठ गया। अपने पिता से बात करते समय हकलाने लगा, ये कहकर अपनी गैरहाजिरी को सही ठहराने की कोशिश की। कुछ जरूरी हालात थे, लेकिन पिता ने उसे तेजी से बीच में काट दिया। उसे चुप रहने का हुक्म दिया और अपनी बड़ी कुल्हाड़ी उठाई और उसे नजरअंदाज करने पर उसके ढीठ सिर को तोड़ने की धमकी दी। उन पलों में योन अंदर ही अंदर अपनी किस्मत को पोस रहा था। चमत्कारिक ढंग से मौत से बचने के बाद इन अपमानजनक शब्दों को सुनने से परेशान था। भेड़िए की खाल के नुकसान पर पछतावा कर रहा था और अपनी कठिन जिंदगी का जिक्र कर रहा था। लेकिन इस निराशा के बीच उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने फैसला किया कि वो इस आपदा को अपने फायदे के लिए एक अवसर में बदल सकता है। उसने पूरी तरह से चापलूसी का सहारा लेने का फैसला किया और अपने पिता से चिल्लाकर कहा कि वो जानबूझकर इंस्पेक्शन से नहीं चुका, बल्कि देर हो गई क्योंकि वो जंगल में लोगों को बचाने में व्यस्त था। इसी बीच जुलूस में शामिल एक व्यक्ति ने अपनी बेटी डेल को जमीन पर पड़ा हुआ पहचान लिया, इसलिए उसने उसका नाम चिल्लाया। लंबी खोज के बाद उसकी सुरक्षा के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया और उसकी आंखों से बहते आंसुओं के साथ उसे गले लगा लिया और उसके जिंदा रहने पर अपनी बहुत ज्यादा खुशी जाहिर की। उसने फौरन मौके का फायदा उठाते हुए इशारा किया, कुशलतापूर्वक घटनास्थल पर पहुंचा और ऊंची आवाज में सभी को संबोधित करते हुए बताया कि डेल जंगल में आदमखोर भेड़ियों के झुंड में फंस गया था और उसने बच्चे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और भेड़ियों को हराने में कामयाब रहा।
जब उन्होंने अपना नाटकीय भाषण पूरा किया तो गांव वालों के बीच हैरानी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि यद्यपि वो इंस्पेक्शन में शामिल होने में असमर्थ थे, लेकिन उनका मानना है कि उन्होंने एक महान शूरवीर परिवार के बेटे के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। उसने गहरे आदर के साथ सिर झुकाया और अपने पिता से केवल इस बार माफी मांगते हुए वादा किया, इलाके की सुरक्षा पक्की करने के लिए अपनी पूरी कोशिश जारी रखने के लिए। फिर धीमी आवाज और लालची लहजे में कहा, इच्छा जताई कि उसके पिता उसे भी गार्ड कैप्टन का पद दें, जिससे फिलिप की नाराजगी भड़क गई और वो गुस्से में बड़बड़ाने लगा। योन ने इस बेहतरीन पब्लिक रिलेशन प्रदर्शन के लिए अंदर ही अंदर खुद को बधाई दी और खुद को यकीन दिलाया कि यदि वो इंटरव्यू लेने वाला होता तो वो फौरन खुद को काम पर रख लेता। पिता हंसते हुए पूछने लगे कि क्या सचमुच ऐसा हुआ था, हे प्यारे भावी रक्षक कप्तान। लेकिन वो जल्द ही पलट गया, गंभीर और शक से भरा, उन कहे गए भेड़ियों की लाशों की जगह के बारे में पूछते हुए, ये दावा करते हुए कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बिना सबूत के विश्वास करेगा। योन अंदर से घबरा गया। अपनी ईमानदारी के बचाव में चिल्लाते हुए उसने दावा किया कि उसने महान काले भेड़िए का भी सामना किया है। लेकिन उसके पिता ने गुस्से से भरी एक जोरदार चीख के साथ उसे रोका और उसे पूरी तरह से चुप रहने का हुक्म दिया। पिता ने गुस्से में आकर अपने बेटे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और चुप न रहने पर उसका मुंह फाड़ देने की धमकी दी। लेकिन यान पीछे नहीं हटा नीचे, बल्कि उसने अपने पिता को बेरुखी से चुनौती दी और उनसे पूछा कि क्या वो एक मुकाबला चाहता है जिससे उसने अपने स्किल को साबित करने की पूरी तैयारी दिखाई। अपने पिता के प्रति नफरत के बावजूद वो उनसे लड़ने में हिचकिचा रहा था, लेकिन स्थिति ने उनके सामने टकराव के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। पिता ने भयानक मुस्कान के साथ चुनौती स्वीकार कर ली और अपने बेटे की असली स्किल की हद को देखने की इच्छा जाहिर की। पिता ने अपने बेटे को तलवार उठाने का हुक्म दिया, ये कहते हुए कि मुकाबला केवल हथियारों से होगा, जिससे उसका गुस्सा भड़क गया और उसने शाप दे दिया। उसके पिता ने मन में याद करते हुए कहा कि किसी ने भी उसे हथियार चलाना नहीं सिखाया था। जब तलवार निकालने का हुक्म हुआ तो वो अपनी टूटी हुई तलवार को देखकर कंफ्यूज हो गया। आसमान की रुकावटों को महसूस करते हुए उनके पिता ने उनका तिरस्कार करते हुए उन्हें शाप दिया और सबसे बड़े बेटे को अपनी तलवार अपने भाई को उधार देने का हुक्म दिया। तो फिलिप घबराकर सहमत हो गया। तलवार सौंपते समय फिलिप ने फुसफुसाते हुए उसे सलाह दी कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वो अभी माफी मांग ले, क्योंकि जिंदा रहने का यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन उसने सलाह ठुकरा दी, ये सोचकर कि उसका प्रसारण नहीं हुआ है। ये दावा करते हुए कि एक असली आदमी भागता नहीं है, उसने अपने भाई को एक तरफ हटने के लिए कहा और तलवार पकड़ ली। इस मुकाबले से कुछ सीखने की उम्मीद करते हुए पिता ने इसे बेहतर मानते हुए मजाक उड़ाया, जबकि यान ने खुद से कहा कि अपने स्किल को दिखाना उसके पिता की रजामंदी पाने का एकमात्र तरीका था और उसने अपनी काबिलियत साबित करने का संकल्प लिया। अचानक पिता को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि उसके बेटे के चारों ओर एक लाल रोशनी दिखाई दी। पिता तेजी से झपटे, जबरदस्त बल से हमला कर रहे हैं, लेकिन टक्कर की ताकत से यान की तलवार आसानी से टूट गई और तलवार के टुकड़े उसे बड़ी मुश्किल से लगे, जिससे उसे खून बहने लगा और उसे दर्द हुआ। जबकि उनके पिता कवच पहनने के कारण सुरक्षित थे, पिता ने अपना हमला जारी रखा, अपने बेटे को परजीवी कहा, गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि उसके अपमान करने की हिम्मत कैसे की। गांव वालों को डर के साथ एहसास हुआ कि मालिक अपनी लड़ाई में पूरी तरह से गंभीर थे और वास्तव में अपने बेटे को मारने का इरादा रखते थे। हमले के दौरान पिता ने खुलासा किया, यान को तलवार न सिखाने का कारण ये तर्क देना कि वो किसी भी तरह से बेकार कूड़े का टुकड़ा बना रहेगा, हिंसक प्रहारों से पुष्टि करते हुए कि वो कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाएगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। पिता पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहने लगे कि ये क्षेत्र केवल उनका है और किसी को भी, यहाँ तक कि सम्राट को भी, उनसे इसे छीनने का अधिकार नहीं है। योन को हैरानी हुई कि क्या उसके पिता शराब के कारण अपना दिमाग खो बैठे थे, जबकि बहुत ज्यादा खून बहने से उसकी नजर धुंधला रही थी। फिलिप ने चिल्लाकर अपने भाई का नाम लिया, चेतावनी, और पिता ने करारा प्रहार किया। बेटे ने हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रहार की ताकत जबरदस्त थी और उसकी रक्षा में घुस गई, जिससे उसे उसी क्षण
खुद से हार स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो थककर अपने घुटनों पर गिर गया, जबकि उसके पिता उसके पास खड़े थे और उसे आदेश दे रहे थे कि वो अपनी कीमत और जगह को अच्छी तरह से पहचाने। फिर उसे एक भयानक धमकी दी कि अगर उसे दोबारा देखा तो वो बिना दया के उसका सिर तोड़ देगा। तिती को अपने बेटे को टूटा हुआ छोड़कर वहां से चला गया और ये सन्नाटा तभी टूटा। गांव वालों में से एक की आवाज उसे मास्टर योन कह रही थी। बाद में पादरी वालबर्ग लॉर्ड गेसन के व्यवहार पर गुस्से से आग बबूला दिखे और उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताया। और योन की चेतावनी के बावजूद कि कोई उनकी बात सुन सकता है, वालबर्ग ने वेटिकन के दूत के रूप में अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए इसकी परवाह नहीं की। पुजारी ने अपने घावों का इलाज करते हुए अपनी शिकायत जारी रखी, इस बात पर जोर दिया कि एक शूरवीर को सम्मान का अधिकारी होना चाहिए और उसने पिता द्वारा अपने बेटे के साथ इस तरह की क्रूरता के व्यवहार की कड़ी निंदा की। योन ने शांत करने की कोशिश की। एक थकी हुई मुस्कान के साथ उन्होंने कहा कि वो ठीक है और सबसे जरूरी बात जिंदा रहना है। लेकिन पुजारी ने उस स्थिति की बेतुकीपन की ओर इशारा किया जहां पिता ने अपने निहत्थे बेटे से मुकाबला करने के लिए पूरा कवच पहना था, जिस पर उसने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ जवाब दिया कि उसके पिता बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण अपना दिमाग खो बैठे होंगे। योन अपनी कड़वी सच्चाई का सामना करते हुए बैठा रहा। उसे पहले तलवार कला न सीखने के कारण अपनी पूरी लाचारी का एहसास हुआ। पुजारी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, ये समझाते हुए कि मालिक की लड़ाई को देखते हुए ये नुकसान तार्किक था। अनुभव और पारिवारिक तकनीकें उन्हें विरासत में मिली। शक्ति में अंतर को स्पष्ट करने के लिए पुजारी ने उल्लेख किया कि सर ब्रिट्स और पड़ोसी एफटी अकेले 300 पैदल सेना के सैनिकों को मारने में कामयाब रहे, जिसने शूरवीरों की शक्ति पर हैरान होकर युवक को आश्चर्यचकित कर दिया। अब उसे युद्ध तकनीकों के महत्व का एहसास हुआ। उसने स्वीकार किया कि भेड़िए को हराने के बाद वो अहंकारी हो गया था और उसने सोचा कि वो अपने शराबी पिता को हरा सकता है। अचानक पुजारी ने गंभीरता से पूछा कि क्या उसने सचमुच जंगल में एक काला भेड़िया देखा है। योन इसकी पुष्टि की, यह देखते हुए कि जोसेफ और डेल ने भी इसे देखा था। पुजारी की प्रतिक्रिया से हैरान होकर पुजारी के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी और वो धार्मिक प्रार्थनाएं बड़बड़ाने लगा, जिससे उसका भ्रम बढ़ गया। पुजारी ने यह समझाने के लिए एक पुरानी किताब खोली कि काले भेड़ियों को प्राचीन काल से वर्जित माना जाता रहा है, जहां पुजारी उन्हें मृत्यु का अग्रदूत कहते हैं। पुजारी ने बताया कि सदियों पुरानी कहानियों के अनुसार काले भेड़ियों की उपस्थिति मौत और खून लाती है। हालांकि यान ने दावा किया कि ऐसा नहीं है। अंधविश्वासों में विश्वास करते हुए उसे आश्चर्य हुआ कि क्या भेड़िया उसके पिता के साथ द्वंद्व के लिए एक शगुन था, जिस पर पुजारी सहमत था कि यह एक संभावना थी। लेकिन पुजारी ने उसे आश्वस्त करने के लिए तुरंत अपना स्वर बदल दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां थी और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान उनकी मदद कर सकते हैं क्योंकि वो एक दयालु व्यक्ति हैं जो दूसरों को खुद से ज्यादा पसंद करते हैं, जिसे युवक ने गुप्त रूप से नकार दिया, यह स्वीकार करते हुए कि उनका एकमात्र उद्देश्य पैसा था। इस बीच इसके क्षेत्र के पास, विशेष रूप से ब्रिटानियों में बंजर एक भयानक नरसंहार हो रहा था, जहां मदद की पुकार और गुहार उठ रही थी। हमलावरों ने किसी पर दया नहीं दिखाई। हर जगह शव और खून बिखरे हुए थे और पीड़ितों के शवों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हमलावरों ने व्यंग्यात्मक रूप से आश्चर्य व्यक्त किया कि पीड़ितों ने भागने की कोशिश क्यों की, जबकि उनकी नियति वैसे भी मौत थी। हमलावरों ने उस दृश्य की क्रूरता पर उदासीन टिप्पणी की जहां एफटी में सभी को मार डाला गया था और निशान मिटाने के लिए शवों को जला दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस पर विचार नहीं किया। वे केवल सोना प्राप्त करने के लिए अपना काम कर रहे थे, जबकि आग की लपटों ने उनके पीछे की एफटी इमारतों को भस्म कर दिया। अंत में एक भाड़े के सैनिक ने आगे बढ़कर अपने नेता सर क्रमोव को सूचित किया कि उन्होंने सफाई पूरी कर ली है और उन्हें परिवार के विनाश के सबूत के रूप में ब्रिट्स परिवार की सील की अंगूठी भेंट की। क्रमोव ने ब्रिट्स परिवार की सील की अंगूठी अपने हाथ में पकड़ ली और उसे जोर से कुचल दिया, अपनी गंभीर निराशा व्यक्त करते हुए, क्योंकि बैरन ब्रिट्स ने उनसे उच्च उम्मीदों के बावजूद केवल 2 हमलों का सामना किया। अफवाहों पर आधारित दावा किया गया कि उसने अकेले 300 सैनिकों को मार डाला,
और उसे मनोरंजन के लिए गुड़िया बनने के लायक भी नहीं बताया। क्रमोव ने पवित्र साम्राज्य की तलवार, सम्राट के दूत और मुहरों के संग्रहकर्ता के रूप में अपनी पहचान का दावा किया। सम्राट की इच्छा के अनुसार सभी भ्रष्ट रईसों को दंडित करने का फरमान जारी करते हुए क्रमोव ने अपने सैनिकों और सम्राट के अनुयायियों को सोना और अनंत सम्मान देने का वादा किया और उन्हें बिना किसी दया के हत्या करने, चोरी करने और सब कुछ जलाने का आदेश दिया। स्पष्ट रूप से उनके अगले गंतव्य को परिभाषित करना इसका क्षेत्र। इस बीच यान एक ऐसे दृश्य का सपना देख रहा था जहां दो शूरवीर एक दूसरे से लड़ रहे थे और सपने में उनमें से एक दूसरे के हमलों को पूरी आसानी से रोक रहा था। फिर सुनहरे कवच वाला शूरवीर हमले का जवाब देते हुए दूसरे शूरवीर का सिर काट देता है। फिर वो अपने सपने में शूरवीर का कटा हुआ सिर देखता है और चुपचाप सदमे में उसे एहसास होता है वो उसका अपना सिर है, वो उसका अपना सिर है। योन घबराया हुआ और पसीने से लथपथ अपने कमरे में उठा और सोच रहा था कि उसने जो देखा वो सिर्फ एक सपना था। वैसा ही काले भेड़िए को देखने के बाद से उसे कई दिनों से बुरे सपने आ रहे थे। उसे पुजारी की बात याद आ गई। उसने समझाया कि काले भेड़िए को प्राचीन काल से एक अपशकुन के रूप में जाना जाता है, जहां पुजारी इसके अस्तित्व को रक्त और मृत्यु लाने वाला एक बुरा संकेत मानते हैं। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा और उत्सुकता से पुजारी के उस वर्णन को याद किया जिसमें भेड़िए को मौत का निशान बताया गया था। उसने घबराहट भरी हंसी के साथ इन विचारों को दूर करने की कोशिश की, खुद को आश्वस्त किया कि ये सिर्फ अंधविश्वास और मिथक थे। पुजारी के रूप में उसने खुद को आश्वस्त करते हुए कहा कि उसने भेड़िए के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। लेकिन जब उसे उस पर एक बहुत बड़ी चट्टान फेंकने की याद आई तो वो अचानक स्तब्ध रह गया। उन्होंने अपने दिमाग से इन जुनूनों को दूर करने और बेकार सोच के बजाय ट्रेनिंग लेने का फैसला किया। जब योन सूर्यास्त के समय जंगल में एक पेड़ के तने पर मुक्का मार रहा था तो एक परिचित आवाज ने उसे बेकार बच्चा कहकर पुकारा। उनके दो भाई दूसरे और तीसरे नंबर पर उनका मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए और उन्हें अपने पिता की चेतावनी की याद दिलाई कि अगर वो जीवित रहना चाहते हैं तो ध्यान आकर्षित न करें। वे पहले पीटे जाने के बावजूद कड़ी कार्रवाई करने की उसकी हिम्मत का मजाक उड़ाते रहे। उसे एक ऐसा कुत्ता बताते रहे जो भौंकता है लेकिन काटता नहीं है, लकड़ी काटने की उसकी ट्रेनिंग को कमतर आंकते हुए। भाइयों ने इस विचार का मजाक उड़ाया कि उसके जैसे प्रेमी के पास वास्तविक शक्ति है। उन्होंने जलाऊ लकड़ी तोड़ने को महज एक सस्ती चाल माना। जब उन्हें याद आया कि उन्होंने गार्ड में शामिल होने के बारे में क्या कहा था तो वे जोर से हंसने लगे और कहा कि उनके पिता कभी भी उनके जैसे कूड़े को नियुक्त नहीं करेंगे। जब वो पेड़ पर हल्का मुक्का मार रहा था उनमें से एक ने धमकी देना जारी रखा कि उनका पिता उसका उपयोग केवल उसकी खोपड़ी तोड़ने और सूअरों को खिलाने के लिए करते थे। लेकिन अचानक हिंसक दुर्घटनाओं की आवाजें आईं और छर्रे उड़ गए क्योंकि उसके मुक्के ने पेड़ के तने को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे भाइयों को झटका और भय लगा, जिससे उनकी आंखें अपनी जेब से बाहर निकल आईं। वो एक भयानक मुस्कान और अपने मांसल शरीर पर उभरती नसों के साथ उनकी ओर मुड़ा और उनसे करीब आने और जो उन्होंने अभी कहा था उसे दोहराने के लिए कहा। भाई बहुत ज्यादा डर के मारे पीछे हट गए और चिल्लाते हुए भाग गए कि वे अपने पिता को सब कुछ बता देंगे। वो निराशा में उनकी देखभाल की और उन्हें अपने भविष्य और आजीविका को सुरक्षित करने के बारे में जरा भी विचार या चिंता के बिना रहने के लिए दयनीय मूर्ख बताया। उन्होंने अपना मन बना लिया दूसरों को नजरअंदाज करने और केवल अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन अचानक उसने किसी अन्य व्यक्ति की आवाज सुनी जो यह स्वीकार कर रहा था कि उसके भाई ने जो कहा वो बिल्कुल सच था। उनके भाई फिलिप स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हुए सामने आए कि उनके पिता का इरादा उन्हें किसी पद पर नियुक्त करने का नहीं था जिसकी यान को पहले से ही उम्मीद थी। उन्होंने ऐसा नहीं करने पर विचार किया। उसे मारना उसकी अधिकतम आशा थी। जब फिलिप ने उससे उसकी निराशा के बारे में पूछा तो उसने यथार्थवादी उत्तर दिया कि वो जीविकोपार्जन का दूसरा रास्ता खोज लेगा। फिलिप ने यह कहकर उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि पिता वास्तव में उससे डरते हैं, यह समझाते हुए कि उसकी महान ताकत उसके लिए खतरा दर्शाती है। पिता आज्ञाकारी बच्चे चाहता है जबकि वो अपने सिद्धांतों के अनुसार जीने पर जोर देता है, जिससे पिता को विश्वास हो जाता है कि उसका बेटा एक दिन बलपूर्वक उससे संप्रभुता छीन लेगा जैसा कि उसने अपने दादा के साथ किया था।
जिसे यान ने महज माना बकवास। फिलिप ने एक नौकर को एक साधारण कोट और अज्ञात मूल की एक लंबी तलवार दिखाते हुए कुछ लाने का आदेश दिया, एक अतिरिक्त ब्रेस्ट प्लेट के अलावा। यह दर्शाता है कि वो अपने भाई की इस उपकरण को रखने की पुरानी इच्छा को जानता था। फिलिप ने पुष्टि की कि वो अपने पिता से अलग है और एक सक्षम व्यक्ति को त्यागने वाला मूर्ख नहीं है, एक वादा करते हुए कि शासन विरासत में मिलने पर वो उसे गार्ड कैप्टन नियुक्त करेगा। फिलिप ने अपने भाई को ट्रेनिंग जारी रखने और तब तक परेशानी न पैदा करने की सलाह दी, तो उन्होंने उत्तर दिया, शिकायत करते हुए कि वो कभी भी परेशानी शुरू करने वाला व्यक्ति नहीं है। फिलिप अपनी उंगली उठाकर यह संकेत देते हुए वहां से चला गया कि उसे उसकी बातों पर आपत्ति है। योन को अकेला छोड़कर कवच पर विचार करते हुए सदमे से एहसास हुआ कि यह वही कवच था जिसे उसने अपने बुरे सपने में देखा था। वो भयभीत होकर सोचने लगा कि क्या इसे पहनने से उसे वही मृत्यु मिलेगी जो उसने सपने में देखी थी। लेकिन उन्हें एक अजीब अंतर्ज्ञान महसूस हुआ कि वो सबूतों की कमी के बावजूद इस भाग्य पर काबू पाने में सक्षम थे, और उन्होंने फैसला किया कि चाहे जो भी कीमत हो, उन्हें जीतने के लिए इस उपकरण की आवश्यकता होगी। दृश्य मधुशाला में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां कुछ लोग यान की कहानी का खंडन कर रहे थे, लेकिन एक ने इसकी वैधता पर जोर दिया। समय समय पर दावा किया कि उसने 50 भेड़ियों को मार डाला और गर्व से लूट लिया, केवल डेल को बचाने के लिए लड़ रहा था। हर कोई उसके बड़प्पन पर सहमत हुआ। उसकी तुलना उसके पिता गेसन से की, जिसे उन्होंने एक शराबी सुअर के रूप में वर्णित किया, और यहां तक की कामना की कि उसने उस द्वंद्व में अपने पिता का सिर काट दिया हो। रॉबर्ट की आवाज बीच में रुकी और उसने सभी के लिए पेय खरीदने की पेशकश की। तभी एक नकाबपोश व्यक्ति ने उससे इसका कारण पूछा, तो उसने इसे यान द्वारा अपनी बेटी को बचाने के उत्सव के रूप में उचित ठहराया। बैठने वालों में से एक को आश्चर्य हुआ और उसने अजनबी से उसकी पहचान के बारे में पूछा, क्योंकि वो इस क्षेत्र में एक नया चेहरा था। जिस पर अजनबी ने डरावनी व्यंग्यात्मक हंसी के साथ जवाब दिया, एक अजनबी के सामने अपने शासक का खुले तौर पर अपमान करने के उनके दुस्साहस पर टिप्पणी की। वो अजनबी शराब खाने में बैठकर उस युवक और गांव वालों के दुस्साहस पर आश्चर्यचकित हो गया, जो कोई डर नहीं दिखाते थे। वो अजनबी धूर्त मुस्कान के साथ एक आदमी की ओर मुड़ा और उसमें अपनी गहरी रुचि व्यक्त की, वो कहानी जो उसने अभी अभी बताई थी, और उत्साहपूर्वक उससे यानाइट्स के बारे में और बताने के लिए कहा, जिससे उस व्यक्ति का संदेह और भय बढ़ गया। इस बीच योन रात में अकेले चलता था, खुशी से गुनगुनाता था। अपने भाई फिलिप के सत्ता संभालने के बाद गार्ड कैप्टन के रूप में अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखता था। उन्होंने महसूस किया कि उनका सुनहरा रास्ता आखिरकार शुरू हो गया है, और उन्होंने अपने भाई को विश्वसनीय मानते हुए उनके मूल्यांकन पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। अचानक उसने किसी को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। उसने सोचा कि वो नशे में है, और उसने अपनी जिम्मेदारी से बाहर निकलने का फैसला किया। भविष्य के गार्ड कैप्टन को उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वो दोस्ताना मुस्कान के साथ उस आदमी के पास आया, उसे ठंड के डर से खुले में सोने के खिलाफ चेतावनी दी और उसे घर ले जाने में मदद की पेशकश की, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसने देखा कि उसकी गर्दन पर कोई ठंडी चमकती चीज रखी हुई है, और अचानक खतरे का एहसास उस पर हावी हो गया, और वो सदमे में आ गया कि क्या हो रहा है। देखते ही देखते उस आदमी ने खंजर से हमला कर दिया, लेकिन योन हमले को देख नहीं सका। घबराहट में हमलावर के बारे में सोच रहा था, पहचान, और क्या वो उसके पिता द्वारा भेजा गया हिटमैन था। उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया कि हमले के पीछे उनके पिता का हाथ था, क्योंकि वो खुद को मारने आएंगे। फिर भयभीत होकर सोचा कि क्या उसकी सौतेली माँ ही अपराधी थी, और उसने अपने भाई की संलिप्तता से भी इनकार कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो अनुमान नहीं लगा सकता कि उसे किसने भेजा है, इसलिए उसने चिल्लाकर हमलावर से पूछा कि वो क्या चाहता है। उसने सोचा कि यह पैसे के बारे में है, इसलिए उसने हमलावर को उसकी रिहाई के बदले में अपना सब कुछ देने की पेशकश की, हालांकि उसके पास एक भी पैसा नहीं था। हकीकत में हमलावर ने बेरुखी से जवाब दिया कि उसके पास पर्याप्त पैसा है, जिससे असली मकसद के बारे में उसका भ्रम और आतंक बढ़ गया। हमलावर अचानक रुका, उसे उसके पूरे नाम से संबोधित किया और घोषणा की कि वो उससे एक प्रश्न पूछेगा।
हमलावर ने जवाब पसंद नहीं आने पर उसे तुरंत मार डालने की धमकी दी। यौन स्थिति की विचित्रता से स्तब्ध खड़ा था और मन ही मन सोच रहा था कि इस व्यक्ति का पागलपन उसके जीवन को खतरे में डाल रहा है। फिर एक सवाल पूछते हुए उसने खुद को संभालने की कोशिश की। नौकरी के इंटरव्यू में उसके पिछले अनुभव को तलब करना, अपनी जान बचाने के लिए सटीक उत्तर देने का निर्णय लेते हुए हमलावर ने डरावनी मुस्कान के साथ इंटरव्यू शुरू करने की घोषणा की और युवक टकराव के लिए तैयार हो गया। हमलावर ने यान को एक अजीब टिप्पणी से आश्चर्यचकित कर दिया, उसके मजबूत शरीर की ओर इशारा करते हुए, जो उसके स्वर पिता जैसा नहीं दिखता था। संदेह से पूछा कि क्या वो वास्तव में गेस का बेटा है। वो सदमे और भ्रम से जड़ हो गया, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यही प्रश्न उसके भाग्य का निर्धारण कर रहा है। उसने अपनी किस्मत को कोसा, उचित उत्तर के बारे में सोचा, फिर हकलाते हुए कहा कि कभी कभी सुअर के वंश में भी शेर पैदा हो सकता है। एक भारी सन्नाटा छा गया, जहां हमलावर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, जिससे उसे लगा कि उसने गलत उत्तर दिया और मर जाएगा। अचानक हमलावर ने जोर से उन्मादपूर्ण हंसी उड़ाई और उत्तर के लिए अपनी तीव्र प्रशंसा व्यक्त की, लेकिन उसने उसे रिहा करने के यौन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। राक्षसी दृष्टि से हमलावर ने उससे घोषणा करते हुए कहा कि अब वो उसकी संपत्ति है। वो हक्का बक्का खड़ा रह गया, नहीं उसके शब्दों का अर्थ समझना। यह पता चला कि यह व्यक्ति कीगल था, जो साम्राज्य का सबसे बड़ा हत्यारा और नेस्किल्ड का जहर गुरु था। उन्होंने अनगिनत हत्याओं के माध्यम से अपनी तलवार कौशल को निखारा, और चूंकि उसकी हरकतें सांप जैसी थी, इसलिए उसे बाद में जहरीला सांप कहा जाने लगा। पागल को एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो अपने अद्वितीय तलवारबाजी कौशल को प्राप्त करने के योग्य उत्तराधिकारी ढूंढने में असफल रहे। हर जगह उसकी गहन खोज के बावजूद, यहाँ तक कि हत्यारे संघ के अंदर भी, उसे केवल बेकार ही मिला। उनके उत्तराधिकारी बनने के लिए कीड़ों में योग्यता का अभाव है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को अपने सामने गिरते हुए देखने के क्षणों को याद किया, जहां कुछ ने क्षमता दिखाई थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के बजाय सम्मानजनक मौत को प्राथमिकता देते हुए हत्यारा कौशल सीखने से दृढ़ता से इनकार कर दिया था। पागल ने कुलीन शूरवीर परिवारों के 30 से अधिक उत्तराधिकारियों को मार डाला था, जिन्होंने उसके प्रशिक्षण को स्वीकार करने के बजाय सम्मान के नाम पर मौत को चुना था। उसका धैर्य खत्म हो रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि उत्तराधिकारी की तलाश में समय कम है। इसलिए उसने मदद मांगने के लिए साम्राज्य की जादूगरनी के पास जाने का फैसला किया। डायन ने जहरीले सांप का स्वागत किया, जो सभी को शांतिपूर्ण मौत देता है, और उसे बताया कि वो जिस छात्र की तलाश कर रही है, वो 8वे महल में रहता है। एक छोटा भूला हुआ ग्रामीण चोर है और उसके शराबी उच्छृंखल शासक के बेटों में से एक है। पागल ने भविष्यवाणी का मजाक उड़ाया कि महल को एक गंदा पिछड़ा स्थान बताया, उसके उत्तराधिकारी के वहां होने के विचार को कम करके आंका, यह देखते हुए कि एक सोने का आधा हिस्सा खरीदने के लिए पर्याप्त है। लेकिन चुड़ैल आत्मविश्वास से हंसी और उसे अपने पैसे वापस करने की पेशकश की अगर उसकी भविष्यवाणी झूठ बोलती। उसके संदेह के बावजूद और सिक्के चुराने वाली चुड़ैल के बारे में चिंतित होकर, उसने अंतिम उपाय के रूप में उस पर विश्वास करने का फैसला किया। पागल उस चुड़ैल पर विश्वास करना चाहता था, क्योंकि उसने खोज में कई साल बर्बाद कर दिए थे और उसके पास समय नहीं बचा था। हालांकि जब उसने उसकी चोर भूमि पर कदम रखा, तो संदेह ने उसे फिर से घेर लिया, यह सोचकर कि क्या उसके उत्तराधिकारी के योग्य व्यक्ति वास्तव में इस दयनीय जगह पर मौजूद था। और उसने मन ही मन फैसला किया कि अगर वो लड़के को पसंद नहीं करता है तो उसे तुरंत मार डालेगा। वर्तमान क्षण में लौटते हुए कागल ने योन को स्वामी के रूप में अपना परिचय दिया। नेस गिल्ड ने सख्ती से घोषणा की कि उसके पास बर्बाद करने के लिए और समय नहीं है और वो उसका उत्तराधिकारी बनेगा। फिर उसने उसे 2 विकल्प दिए, कोई तीसरा नहीं। अब उसके हाथों मौत हो रही है या वो तलवारबाजी का हुनर सीख रहा है। योन आश्चर्यचकित रह गया, उसे स्थिति समझ नहीं आई और उसने हकलाते हुए उससे पूछा कि इन कौशलों को सीखने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। पागल क्रोधित हो गए। उन्होंने समझाया कि वो पैसे स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे उनका आश्चर्य बढ़ गया, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि इस कौशल का एक गिल्ड मास्टर उन्हें मुफ्त में सिखाएगा। वो जैकपॉट मिलने पर विचार करके बहुत खुशी हुई और कागल से उत्सुकता से पूछा कि उसने इतना समय क्यों लगाया।
उसे मास्टर कहा, यह व्यक्त करते हुए कि उसने जीवन भर उसके जैसे किसी व्यक्ति का इंतजार किया। कागल ने अपने छात्र को चेतावनी दी कि उसके कौशल हत्या के कौशल थे और उन्हें सीखने से उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और उसे किसी भी शूरवीर परिवार के इतिहास में एक दाग बना दिया जाएगा, जिससे उसे जीवन भर तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन योन ने एक हताश चीख के साथ उसे रोका और जोर देकर कहा कि उसे सम्मान या शर्म की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और उससे उसे सिखाने की भीख मांगी। पागल सहमत हुए। बच्चों के इस नए प्रकार से आश्चर्यचकित हूं। योन ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया और अपने नए मालिक से पूछा कि क्या वो उसे भत्ता देगा। उसे उसकी संपत्ति और इतनी उम्र में पैसे की सख्त जरूरत की याद दिलाते हुए पागल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि यह लड़का पूरी तरह से कुछ और था। अपने महल में लॉर्ड गैसन ने निरीक्षण की समाप्ति और अपनी पत्नी को विदाई देते हुए कुछ समय के लिए बाहर जाने के अपने इरादे की घोषणा की। सबसे बड़े बेटे और उसकी सौतेली मां ने पुष्टि की कि वे उसकी देखभाल करेंगे उसकी अनुपस्थिति में महल। लेकिन एक बार जब वो चला गया तो उन्होंने अर्थपूर्ण नजरों का आदान प्रदान किया। पत्नी ने द्वेष से बुदबुदाया कि चाहे फिलिप कितना भी विरोध करे, महल उसका ही रहेगा, जबकि उसने गुप्त रूप से उपहास किया, उसे आश्वासन दिया कि अगला शासक कोई और नहीं बल्कि फिलिप ऐस होगा। भगवान ने अपने बड़े बेटे और पत्नी पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि वो पूरे दिन उनके लगातार झगड़े से तंग आ गए थे। उन्होंने उन्हें जो चाहे करने की अनुमति दी, फिर चले गए। फिलिप ने अपने पिता से पूछा कि यान के संबंध में कैसे कार्य किया जाए, जो अभी तक वापस नहीं आया था। लेकिन पिता जोर जोर से चिल्लाया, अपने बेटे को उसका नाम लेकर बुलाया और उसे डरा दिया। पिता ने उदासीनता और क्रूरता के साथ उत्तर दिया, यह विचार करते हुए कि उस कमजोर व्यक्ति की मृत्यु का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे उसके बारे में बात करके अपना समय बर्बाद न करें। फिलिप ने अपने पिता से माफी मांगी और दावा किया कि वो समझ गया है, लेकिन पिता के चले जाने के बाद उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल बदल गई और वो चिंता और असमंजस के साथ सोचने लगा कि उसका भाई कहाँ है और अब वो क्या कर रहा है। महल के पास के जंगल में कागल ने यान के कौशल का परीक्षण करने का फैसला किया। युवा आदमी ने तलवार उधार लेने को कहा। उसने बड़ी चालाकी से समझाया कि वो तलवारें बहुत तोड़ता है, तो मालिक मान गया। कागल उसकी तलवारें तोड़ने की बात से आश्चर्यचकित हो गया और उसने उसे एक लापरवाह बच्चा बताया जिसके बारे में उसे कुछ भी पसंद नहीं था। जब योन ने लड़ने का रुख अपनाया तो कागल को आश्चर्य हुआ कि क्या यह लड़का वास्तव में एक शूरवीर परिवार का बेटा था। उसने उसके अजीब रुख के कारण उसे तुरंत मारने का फैसला किया। छात्र ने पूछा कि क्या वो तलवार कौशल का उपयोग करने के लिए बाध्य है या स्वतंत्र रूप से लड़ सकता है। इसलिए किगल ने उसे अपनी इच्छानुसार लड़ने की अनुमति दी। जब योन को अपनी मुट्ठियों या पत्थरों या किसी भी चीज का उपयोग करने की अनुमति दी गई तो वो थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि इससे परिणाम नहीं बदलेगा। उसने अचानक हमला किया और कागल की तलवार के प्रभाव से अपनी तलवार को आसानी से तोड़ने के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया। और उस क्षण गुरु को अपने संदेह की त्रुटि का एहसास हुआ और उसे आश्चर्य से देखते हुए अंततः लड़के की अपार ताकत को स्वीकार किया। कागल योन के मुक्के से उत्पन्न वायु दबाव से आश्चर्यचकित था, यह महसूस करते हुए कि अगर वो मुक्का उसे लगा तो उसकी हड्डियां और मांसपेशियां टूट जाएंगी। लड़के की ताकत की तुलना शेर से करना किसी इंसान की ताकत नहीं है, लेकिन उन्होंने सांप जैसी लड़ाई तकनीक का उपयोग करके गंभीरता से लड़ने का फैसला किया और यान मास्टर की अजीब और अप्रत्याशित हरकतों पर आश्चर्यचकित रह गया। उसने हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन हमले ने सांप की तरह अपना रास्ता बदल लिया, उसके चेहरे पर वार किया और वो दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया। पागल ने कहा कि वो तलवार के सपाट हिस्से से उस पर वार करने में कामयाब रहा, लेकिन वो स्तब्ध रह गया क्योंकि लड़का नहीं हारा। प्रहार की ताकत के बावजूद चेतना इसे हास्यास्पद बताते हुए कागल ने अपने छात्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि वो 1000 साल पहले पैदा हुआ होता तो वो एक महान नायक होता। योन ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन मास्टर ने उसमें एक घातक कमजोरी की चेतावनी भी जोड़ दी। उसने सख्ती से घोषणा की कि अगर वो इसी तरह जारी रहा तो वो अनिवार्य रूप से मर जाएगा, जिससे उसे सदमा और भ्रम हो गया।
क्योंकि उसे इसका अर्थ समझ में नहीं आया। कागल ने अपने छात्र को सख्ती से चेतावनी दी कि उसकी अत्यधिक ताकत को नियंत्रित करने में असमर्थता होगी उनके निधन का सीधा कारण। लेकिन उन्होंने इस बातचीत की निंदा की और इस बात को खारिज कर दिया कि वो इतने मूर्ख हैं कि उनकी मौत का कारण बन सकते हैं। इस संभावना पर अविश्वास करते हुए स्वामी ने उसे आश्वस्त होने पर फिर से हमला करने के लिए कहा। फिर उसे एक आकर्षक सौदे की पेशकश की कि यदि वो अपनी तलवार के बजाय स्वामी की तलवार को तोड़ सकता है तो उसे सोना दिया जाएगा। सोना शब्द सुनते ही योन के चेहरे मोहरे बिल्कुल बदल गए और उसकी आंखों में लालच लगने लगा। उसकी झिझक अपूर्व उत्साह में बदल गई और उसने अपने मालिक को शर्त तुरंत पूरी करने का वचन दिया। वो हमला करने के लिए मालिक की ओर जबरदस्त गति से दौड़ा और उस स्थान पर तलवारों की जोरदार झड़प की आवाज गूंज उठी। लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा, क्योंकि उसकी तलवार फिर से टूट गई और उसके टुकड़े उसके चेहरे पर उड़ गए, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगा। उसे बुरी तरह याद आया कि यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके पिता के द्वंद्व के दौरान उसके साथ घटी थी। पागल ने अपने छात्र को समझाया कि समस्या तलवार नहीं थी, बल्कि उसकी अनियंत्रित ताकत थी और इसे नियंत्रित करना सीखने की आवश्यकता पर बल दिया, या अन्यथा मृत्यु ही उसका भाग्य होगी। कागल ने उस पर टूटी हुई तलवार के ब्लेड का एक टुकड़ा फेंक दिया, यह समझाते हुए कि तलवार के उस्तादों के लिए चीजों को तोड़ना आसान है, लेकिन कठिनाई नियंत्रण में है। योन को अंततः समझ आ गया कि मौत से बचने और एड्सगार्ड कैप्टन बनने के अपने सपने को हासिल करने के लिए उसे अपनी ताकत पर अंकुश लगाना सीखना होगा। गुरु ने उससे कहा कि यदि वो अपनी ताकत पर अंकुश लगाना सीख ले तो वो अद्भुत चीजें कर सकता है। पलक झपकते ही किगल ने योन पर एक तेज प्रहार किया। जब उसने अपने धातु के कवच को सिंगल से आधा कटा हुआ देखा तो वो दंग रह गया। साफ झटका। उनके आश्चर्य को बढ़ाने वाली बात यह थी कि मास्टर ने केवल तलवार की म्यान का उपयोग किया था, ब्लेड का नहीं, यह समझाते हुए कि शक्ति नियंत्रण उन्हें तेज ब्लेड के बिना भी कुछ भी काटने में सक्षम बनाता है। कागल ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो कल्पना नहीं कर सकते कि इस नियंत्रण में महारत हासिल करने पर उनका छात्र कितनी शक्ति तक पहुंच जाएगा। मास्टर ने बातचीत की समाप्ति और गंभीर प्रशिक्षण की शुरुआत की घोषणा की। जब योन ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वो मर जाएगा, तो किगल ने पुष्टि की कि प्रशिक्षण कठिन होगा और वास्तव में मृत्यु हो सकती है, यह पूछते हुए कि क्या वो तैयार था। उन्होंने बड़े उत्साह से हाँ में उत्तर दिया। दृश्य शांत महल गांव में स्थानांतरित हो गया, जहां योन सूजे हुए चेहरे और कठोर प्रशिक्षण से पिटाई के स्पष्ट निशान के साथ दिखाई दिया। वो अपनी ताकत को नियंत्रित करने की कठिनाई के बारे में खुद से बात कर रहा था और ध्यान दे रहा था कि आखिरकार उसने अपनी तलवार को तोड़ना नहीं सीखा, बल्कि असली तलवारबाजी सीखने के लिए उत्सुक था। अचानक एक हलचल ने उसका ध्यान खींचा और उसने अजनबियों के एक समूह को देखा। उनकी शक्ल के कारण उसे लगा कि वे एक कल्पित बौने हैं। वो समूह नेता पर चिल्लाया, पूछा क्यों। वे वहीं खड़े थे। समूह नेता ने उसे तुरंत चले जाने का आदेश दिया क्योंकि क्षेत्र प्रतिबंधित था। योन ने तीखा जवाब दिया। एक अजनबी द्वारा उसे आदेश दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। नेता ने अहंकार पूर्वक हंसते हुए खुद को सम्राट के प्रत्यक्ष भाड़े के सैनिकों से संबंधित बताया। उन्होंने खुलासा किया कि वे प्रसिद्ध इक्विटेन वोल्व्स दस्ते थे। डर के बजाय योन आश्चर्य और खुशी से चिल्लाया। भाड़े के वेतन के बारे में पूछा, क्योंकि वो उनके जैसी नौकरी चाहता था। एक गार्ड ने व्यंग्यात्मक रूप से पूछा कि क्या वो सचमुच है उन्हीं की तरह भाड़े का सैनिक बनना चाहता था, मजाक में समझाते हुए कि वे एक मिशन में जो कमाते हैं उसकी तुलना एक गार्ड कैप्टन के वेतन से नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रति मिशन 2 सोने के सिक्के मिलते हैं, जिससे उन्हें अत्यधिक आश्चर्य हुआ। गार्ड ने योन को चेतावनी दी कि उसके मजबूत शरीर ने उसे एक बड़ा लक्ष्य बना दिया है, इस बात पर जोर देते हुए कि उनके काम में कौशल सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे वो सहमत था। जब वो अपने सपनों में डूब रहा था तो वो सोना पाने के लिए अपने करियर का रास्ता बदलने के बारे में सोच रहा था, जो उसने अपने जीवन में नहीं देखा था। उसे आश्चर्य हुआ गंभीरता से यदि भाड़े के सैनिक के रूप में काम करना गार्ड कैप्टन पद से बेहतर था। इस बीच क्रमोफ और उसका समूह महल के अंदर पहुंचे, लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। अपनी तलवार निकालने की कोशिश में यान का हाथ अनजाने में हिल गया, जिससे उसे अत्यधिक झटका और भ्रम हुआ। क्रमोफ के साथ आई परी ने
उसकी हरकत को देखा, गुस्से से चिल्लाने लगी। उसके व्यवहार को धृष्टता की पराकाष्ठा मानते हुए अपने मालिक की तलवार खींचने की कोशिश करने की हिम्मत करने पर उसका सिर काटने की धमकी दी। चेहरा क्रमोव ने फेरी जीन को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया और शांति से उसकी पहचान के बारे में पूछा। योन हकलाते हुए पसीना बहा रहा था और खुद को इस परिवार का सदस्य बता रहा था। तब क्रमोव ने इंपीरियल गार्ड नाइट के रूप में अपनी पहचान बताई। योन को फिर आश्चर्य हुआ जब उसने अनजाने में अपना हाथ अपनी तलवार की मूठ पर पाया। एक भयानक एहसास ने उसे घेर लिया। उसने पहले अनुभव नहीं किया था। यहां तक कि काले भेड़िए या उसके पिता का सामना करते समय भी उन्होंने इस भावना को क्रमोव द्वारा शिकार की तरह दम घुटने से उत्पन्न हत्या के रूप में वर्णित किया। एक अजय शिकारी के सामने असहाय खड़ा, उसने उसे एक तरफ हटने का आदेश दिया क्योंकि वो रास्ता रोक रहा था। उसने महसूस किया कि उसका दिल डर और तनाव से बेतहाशा धड़क रहा है। एक सैनिक ने उसके स्पष्ट भय का मजाक उड़ाया और दूसरे सैनिक ने उसे कायर बताया। फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में उसे अगली बार सावधान रहने की चेतावनी दी, यह संदेह करते हुए कि अगली बार उसके लिए क्या होगा। जीन ने अपने मालिक से पूछा कि क्या उसे जीवित छोड़ना सही होगा, लेकिन क्रमोव ने उत्तर दिया कि वो इतने अच्छे दिन पर कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता था। उसने प्रवेश किया महल और कुछ रहस्यमयी बात बुदबुदाने लगी कि उनके जाने का समय अभी शुरू नहीं हुआ था। योन असमंजस में था कि एक शाही शूरवीर इतनी दुर्गम जगह पर क्यों था। अचानक फिलिप भव्य अतिथि का स्वागत करने के लिए दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने खुद को एड्स परिवार के अगले स्वामी के रूप में पेश करते हुए क्रमोव का स्वागत किया और उत्सुकता से उनकी यात्रा का कारण पूछा। सौतेली मां ने किरामोव के प्रति अपनी तीव्र प्रशंसा व्यक्त की, उसे अविश्वसनीय रूप से सुंदर बताया और अपने बेटे जॉन को भगवान के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। फिलिप को पूरी तरह से नजरअंदाज करना। उसने क्रमोव के साथ फ्लर्ट करना जारी रखा, अपनी कम उम्र में शादी पर खेद व्यक्त किया और उसे आंतरिक महल में प्रवेश की पेशकश की। क्रमोव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसने फिर से उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। फिर भी उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने गेसन के ठिकाने के बारे में तेजी से और गंभीरता से पूछा। फिलिप ने स्थिति की परवाह किए बिना अपने पिता को उपाधियों के बिना संबोधित करने पर आपत्ति जताई और इसे अनुचित माना, लेकिन सौतेली मां ने क्रमोव का बचाव करते हुए उसे फिर से रोक दिया। साम्राज्य के सबसे महान शूरवीर के रूप में वो किसी को भी अपनी इच्छानुसार संबोधित करने का हकदार था और उसने घोषणा की कि घर की महिला के रूप में वो उसका स्वागत सत्कार संभालेगी और फिलिप को आपत्ति न करने का संकेत दिया। फिलिप ने अपनी सौतेली मां को द्वेषपूर्ण दृष्टि से देखा और उसे अपने बेटे जॉन को महल का उत्तराधिकारी नियुक्त करने के अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करने के लिए चालाक बताया, लेकिन क्रमोव ने जोरदार चीख से उन्हें रोका और उन्हें चुप रहने का आदेश दिया। उसने सभी को बेरहमी से भगा दिया और आदेश दिया कि वे अपनी बद के बदले उसके लिए शराब लेकर आए। फिर उन्होंने ठंडे स्वर में घोषणा की वो गेसन के आने तक महल के अंदर इंतजार करेगा। अंधेरे जंगल में यान अपनी तलवार को अत्यधिक बल के साथ घुमा रहा था, जिससे भारी वायु दबाव पैदा हो रहा था और लड़ाई के दौरान उसे वो खतरनाक आभा याद आई जो उसे क्रमोव से मिलने पर महसूस हुई थी। पागल ने उस पर चिल्लाने से पहले एक पल के लिए चुपचाप उसे देखा, अचानक उसे ध्यान की कमी के लिए मूर्ख कहा और उस पर खंजर फेंक दिया। उसने कराहते हुए बड़ी मुश्किल से खंजर को रोका। उसकी गर्दन पर हल्का सा कट लगा था और वो बेहद तनाव में दिख रहा था। कागल ने डांटा, उसका छात्र कह रहा था कि यदि खंजर में जहर दिया गया तो वो मर जाएगा। अपनी व्याकुलता का कारण पूछते हुए योन ने स्वीकार किया कि सम्राट के निजी रक्षक होने का दावा करने वाले शूरवीरों के बारे में उसे कुछ चिंता थी। उन्होंने इस तरह से गेट बंद करना और प्रवेश और निकास को नियंत्रित करना अतार्किक समझा। कागल ने ठंडे स्वर में उत्तर देते हुए पूछा कि वो इसके बारे में क्या कर सकता है, चाहे यह संदिग्ध हो या नहीं। कागल ने बताया कि क्रमोव सम्राट का प्रत्यक्ष शूरवीर है, महाद्वीप पर सबसे मजबूत योद्धा है और उसका कवच है स्वयं पौराणिक है। योन ने उत्सुकता से पूछा कि क्या क्रमोव अपने मालिक से अधिक शक्तिशाली था। कागल ने गंभीरता से स्वीकार किया कि यदि उसे उसका सामना करने के लिए मजबूर किया गया तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के मुंह मोड़ लेगा और भाग जाएगा। कागल ने अपने छात्र को चुप कराने के लिए
उसके सिर पर प्रहार किया और दावा किया कि लड़ाई के परिणाम तब तक लड़ाई नहीं की जाती। फिर उन्होंने उसे कठोरता से डांटा और उसे एक आधा अधूरा बच्चा बताया जो दूसरों की चिंता करता है जबकि अपनी ताकत को नियंत्रित करने में भी असमर्थ है या उसके पास बुनियादी तलवार चलाने की कला भी नहीं है। योन ने फिर से ध्यान केंद्रित किया और तलवार को गंभीरता से पकड़ लिया और कोशिश करने के लिए तत्परता की घोषणा की। मालिक ने आह भरी और उसे हमला करने का संकेत दिया। योन ने जोरदार हमला करते हुए धराशायी हो गया और मास्टर की आवाज गूंजी जो उसे दोहराने के लिए कह रही थी। पागल के हर बार चिल्लाने के साथ हमले जारी रहे। वो असमंजस में सोचने लगा कि उसके आक्रमण सफल क्यों नहीं हुए। उसने देखा कि स्वामी ने केवल म्यान का उपयोग किया था, ब्लेड का नहीं, फिर भी वो उसे काट नहीं सका। कील ने समझाया कि रहस्य शक्ति प्रवाह में छिपा है। उन्होंने अपने छात्र को सलाह दी कि तलवार को आंख मूंद कर न हिलाएं, बल्कि शक्ति प्रवाह को स्थानांतरित करें और उसे तलवार की नोक पर केंद्रित करें। जैसे ही याद ने हाथ हिलाया अपनी तलवार से, वो धीरे धीरे सत्ता नियंत्रण का अर्थ समझने लगा। कागल ने तुरंत परिवर्तन देखा क्योंकि उनके छात्र की तलवार की धीमी आवाज तेज हो गई थी। योन ने पिछले प्रहारों से भिन्न एक शक्तिशाली प्रहार किया। उस पल वो निश्चित था कि यदि उसने जो कुछ भी सीखा है उसे सही मात्रा में शक्ति के साथ जोड़ दिया तो वो सफल होगा। स्थिति को खतरनाक बताते हुए कागल को अचानक तीव्र भय महसूस हुआ। एक क्षणभंगुर क्षण में उसे पता चला कि उसकी तलवार कट गई है और उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। योन चकित खड़ा अपने स्वामी की ओर घूर रहा था। अविश्वास में तलवार काटी, फिर अत्यधिक खुशी से चिल्लाया, कार्य में अपनी सफलता की घोषणा की और इसे बहुत आसान मानते हुए आवश्यक भावना को पूरी तरह समझ लिया। लेकिन कागल ने इस उपलब्धि को महज एक भाग्यशाली हड़ताल मानते हुए इसे कम महत्व दिया। योन अपने मालिक की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित था और जब उसने मासूमियत के साथ सकारात्मक उत्तर दिया, कागल ने काफी गंभीरता से घोषणा की कि वो इस बार आसानी से काम नहीं करेंगे। उसे दोबारा आक्रमण करने की चुनौती दी। योन ने अपने दांत निकाले और एक भयानक सांप जैसा हमला दिखाया। आतंक पर प्रहार, मालिक। वो कागल को जमीन पर गिराने में कामयाब रहा। वो खुशी से उछलता रहा क्योंकि वो फिर से अपने हमले में सफल हो गया। कागल असमंजस में पड़ गया कि यह कौन सा लड़का है। उसे केवल सत्ता पर नियंत्रण सिखाकर फिर भी वो गुप्त तलवार तकनीक सांप-जीभ का उपयोग काफी स्वतंत्र रूप से करने में कामयाब रहा। मास्टर अपने छात्रों की पहली मुलाकात में एक त्वरित झलक में देखी गई तकनीक को समझने की क्षमता से दंग रह गए और इससे भी अधिक, इसे स्वयं स्वामी से भी अधिक कुशलता से क्रियान्वित करना। पुराने हत्यारे का अनुभव, उसके मालिक ने बताया। खौफनाक सच्चाई यह है कि जब तक कोई चमत्कार नहीं होता, योन पहले ही एक प्रतिद्वंद्वी बन चुका था जिसे वो हरा नहीं सकता था। कागल ने आश्चर्य से बुदबुदाते हुए उसे एक हास्यास्पद बच्चा बताया, जबकि वो तकनीक सीखकर और अपना भोजन टिकट सुरक्षित करके खुशी से उछल पड़ा। अचानक कागल ने घोषणा की कि उनका शिक्षण समाप्त हो गया है और वो सूर्योदय के समय चले जाएंगे। योन को आश्चर्य हुआ और उसने निराशापूर्वक पूछा। उसने कहा कि उसने केवल तलवार की मूल बातें सीखी हैं, लेकिन गुरु ने उसे आश्वासन दिया कि उसके पास पहले से ही वो सब कुछ है जिसकी उसे आवश्यकता थी। कागल ने अनिच्छा से स्वीकार किया कि वो बन गया है, एक सप्ताह से भी कम समय में उससे अधिक मजबूत। कागल ने तब तक संतोष व्यक्त किया जब तक उसकी तलवार की कुशलता नष्ट नहीं होगी और वो जारी रहेगी, और उसे अपनी इच्छानुसार अपना जीवन जीने की सलाह दी। तब उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे प्रशिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत की। यान ने उसे ईमानदारी से धन्यवाद देते हुए पूछा कि क्या उसका जाना एक हत्यारा होने के कारण था। किगल ने इस बात से इनकार किया और बताया कि एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रुकना उनका स्वभाव है। योन ने अपने मालिक से अशुभ संकेतों और काले भेड़िए के बारे में पूछने का अवसर जब्त कर लिया। उसे अपने सपने के बारे में बताया कि भेड़िए को देखने के बाद उसका सिर काट दिया गया था और जब उसने पहले उसे मारने का प्रयास किया था तो उसने कैसे सोचा था कि कागल एक अपशकुन था। कागल ने उत्तर दिया कि यदि उसने वास्तव में उसे मार डाला तो वो शगुन होगा, यह समझाते हुए कि दुर्भाग्य एक निश्चित विशिष्ट रूप में नहीं आता है। जाने से पहले कागल ने अपने छात्र को अंतिम सलाह दी। उन्होंने डायनो स्टील की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए
कम से कम अपनी ताकत का सामना करने के लिए पहले अपनी अपार शक्ति के अनुकूल एक हथियार खोजने की सलाह दी, जिससे इस स्टील के बारे में उनका प्रश्न उठ गया। पागल ने समझाया, डाइनो स्टील यह जादुई धातु है जो केवल पौराणिक अवशेषों के रूप में पाई जाती है। उन्होंने आगे कहा, इसकी निर्माण विधि लुप्त हो गई है और इसे केवल प्राचीन खंडहरों से ही निकाला जा सकता है, जिससे इससे बने हथियार बेहद दुर्लभ हैं। दुनिया भर में केवल कुछ ही मौजूद है। योन ने इस विचार का उपहास उड़ाया कि भले ही वो अपना सारा जीवन बचा रहा हो, फिर भी वो डायनो स्टील हथियार खरीदने में असमर्थ है। इस बात से नाराज होकर कि उसका मालिक किसी भी तरह से पैसे से न खरीदे जाने वाले हथियार की सिफारिश कर रहा है। लेकिन कागल ने तेजी से समझाया कि उसका मतलब हथियार खरीदना नहीं था, बल्कि एक उपयुक्त हथियार ढूंढना था। उसकी वर्तमान स्थिति, उसने अपने मालिक के इरादों पर संदेह किया। उस पर एक हत्यारा होने के नाते अपने असली इरादों को छिपाने का आरोप लगाया, जिससे कागल का गुस्सा भड़क गया, जिसने उसे हर चीज को अपने पेशे से जोड़ने के लिए डांटा। फिर उन्होंने डायनोस स्टील के लिए असामान्य हथियार के रंग की ओर इशारा किया। कागल ने अपने छात्रों को सख्ती से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने दूर से भी किसी को थानोस कवच पहने हुए देखा तो बिना पीछे देखे भाग जाएं। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण टिप जोड़ी, यदि आप अपनी सीमाएं नहीं जानते हैं तो आप लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, जो कि उन्होंने ध्यान में रखने का वादा किया। कागल ने अपनी सलाह पूरी करने के बाद योन ने उससे पूछा कि क्या वो अब चला जाएगा। गुरु ने उससे अपने अगले शब्द अपनी हड्डियों में खोदने को कहा। उन्होंने सलाह दी कि यदि स्थिति खतरनाक हो तो विरोधियों से न लड़े जिन्हें वे हरा नहीं सकते, और भाग न जाए। लेकिन अगर लड़ने के लिए मजबूर किया जाए तो उसे सभी आवश्यक साधनों का उपयोग करना होगा और बिना किसी हिचकिचाहट के हत्या करनी होगी। कागल ने उसे आश्वासन दिया कि यदि वो इस नियम का पालन करेगा तो संभवतः उसकी मृत्यु नहीं होगी। उन्होंने उसे गंभीरता से देखा और उसे न मरने के लिए कहा। इसके बाद योन को अपने गुरु के शब्द याद आए, यदि स्थिति खतरनाक हो तो भाग जाना, और यदि वो लड़ाई से बच नहीं सका तो उसे मार डालना और हमेशा जीवित रहने का प्रयास करना। उसने उससे उन शब्दों को याद रखने का वादा किया। एट के महल में मैडम एट्स ने क्रमोव से पूछा कि क्या शराब उसके स्वाद के अनुकूल है। क्रमोव ने घृणा से प्याला फेंक दिया और कहा कि इसका स्वाद सड़े हुए पेशाब जैसा है, और इसे ले जाने का आदेश दिया। सौतेली मां ने कप तोड़ने को महंगा काम मानते हुए प्यार से स्थिति को बचाने की कोशिश की और पूछा कि क्या उसे यह पसंद नहीं है। पत्नी ने विलाप करते हुए कहा, इसे अच्छी शराब है। लॉर्ड गेसन के शयन कक्ष में था। उसने साहसपूर्वक सुझाव दिया कि अपनी यात्रा से थके हुए क्रमोव को हॉल में रहने के बजाय एक आरामदायक शयन कक्ष में चले जाना चाहिए। उसने उसे आश्वासन दिया कि भगवान का कमरा बहुत आरामदायक है और वो उसे निराश नहीं करेगी। वो उसके पास आई और फुसफुसाते हुए बोली कि वे अकेले हैं और एक साथ अद्भुत समय बिता सकते हैं, और पूछा कि क्या वो सहमत है। लेकिन क्रमोव ने बेहद ठंडक के साथ जवाब दिया और उसे अपने सामने से निकल जाने का आदेश दिया। पत्नी ने बावजूद इसके संयम बनाए रखने की कोशिश की, अपमान करते हुए उसे कठिन समय की याद दिलाई और यह देखते हुए कि प्रभु देर से लौटेंगे, उनका स्वागत शुरू करने की अनुमति मांगी। अचानक केरामोव की आंख में एक भयानक लाल चमक चमकी। वो ऊबकर बुदबुदाया कि वो इस स्थिति से थक गया है। फिर उन्होंने स्वयं आनंद लेना शुरू करने के अपने निर्णय की घोषणा की। केरामोव ने नरसंहार को हत्या के रूप में जाना जाने वाला मनोरंजन बताते हुए मैडम इट्स की गर्दन पकड़ ली। फिलिप ने इस दृश्य को सदमे में देखा, कोई आवाज न करने की कोशिश की ताकि क्रमोव उसे ढूंढ न सके। बाहर योन पहुंचा। गांव के बाहरी इलाके में एक भयावह दृश्य देखकर हैरान रह गए। उसने देखा कि आग की लपटें पूरे गांव को भस्म कर रही हैं, और वो सदमे में डूब गया और आश्चर्य में पड़ गया कि गांव क्यों जल रहा है।